मॉर्निंग चिल्ड्रेन क्लास 5 के बच्चों, आज मैथ में जो एक्सरसाइज हो रहा है वो 5C है, पेज नंबर 46। पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2010 वाज 24,51,664. It increased by 8,90,242 in 2014. Find the population of the town in 2014. Population of town in 2010 24,51,664. It increased in 2014 8,90,242. पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2014, इसको ऐड कर देंगे और 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 और 6 7 और 2 9, 1 और 0 1, 5 और 9 14, 4 कैरी 1 और 4 5 और 8 13 का 3 कैरी 1 और 2 3। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड नहीं बता रहे हैं, थर्ड बता रहे हैं। ए शॉपकीपर हैज 11 लाख विथ हिम, ही बाइज 45 रेफ्रिजरेटर्स फॉर 22,835 ईच। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर ही हैज बॉट द रेफ्रिजरेटर। शॉपकीपर के पास 11 लाख है, उसने 45 रेफ्रिजरेटर खरीदा है। एक का दाम कितना है 22,835। टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स 45 रेफ्रिजरेटर्स का कॉस्ट कितना हो गया 10,27,000 और 575। मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम 11 लाख माइनस 10,27,000। बच्चों, उसने रेफ्रिजरेटर कितने का खरीदा? ये टोटल जो 22,835 जो एक रेफ्रिजरेटर का दाम है, उसको मल्टीप्लाई हमने 45 से कर दिया। अब उसने रेफ्रिजरेटर कुल कितना का खरीद लिया 10,27,575। अब जो दुकानदार के पास टोटल कितना था 11 लाख, उसने रेफ्रिजरेटर कितने का खरीद लिया 10,27,575 का। इस तरह से जो रिमाइंडर बचा यानी शेष बचा वह 72,425। यह हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद में इसमें 4 नंबर तुम देखोगे कि ये पर्सन परचेज 5 बाइक्स कॉस्टिंग 52,555 ईच, यानी एक बाइक का दाम कितना हुआ 52,555 एक बाइक का दाम हो गया। इसको फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बाइक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बाइक्स का कितना हो गया 52,555 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आएगा 2,62,775। केवल मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। एक बाइक का 52,555 है और इसको 5 बाइक का कॉस्ट निकालने के लिए इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2,62,775। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो हम बताने जा रहे हैं। यह ए पर्सन हैज 22 फ्लैट्स कॉस्टिंग 8,63,250 ईच, यानी एक फ्लैट का कितना दाम हो गया 8,63,250
63,250. He wants to divide his total property among his 50 family members. Find the amount of money each family member will receive. एक पर्सन ने के पास कितने फ्लैट्स हैं? 22 फ्लैट्स। एक फ्लैट का कितना दाम है? 1,63,250 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 22 फ्लैट्स का दाम कितना हो गया? ये 1,63,250 मल्टीप्लाई 22, ये आएगा 1,89,91,500। कितना आएगा? 1,89,91,500। He divided among 50 family members. उसने 15 लोगों में, अपने परिवार के 15 सदस्यों में इसको बांट दिया। हम इसको 1,89,91,500 को 15 से डिवाइड कर देंगे। एक मेंबर को कितने मिलेगा? 12,66,100। इस तरह से इसमें हमने एक सवाल है, इसमें से हमने 4 बताया। बाकी तुम लोग बनाओगे, जो नहीं आएगा तुम लोग मैसेज कर देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 3 पर्सनलाइजिंग विंडोज 10। वर्ड मीनिंग कुछ दिए गए हैं। पर्सनलाइज व्यक्तिकृत, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, कस्टमाइज अपने हिसाब से रखना, नोटिफिकेशन अधिसूचना। इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, एडजस्टिंग क्लियर टाइप सेटिंग्स, स्विचिंग बिटवीन रनिंग एप्स, हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, लॉकिंग द कंप्यूटर। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Windows 10 is a Microsoft operating system, a version which succeeds Windows 8 and Windows 8.1. Windows 10 जो है एक Microsoft ऑपरेटिंग सिस्टम है का वर्जन है जो Windows 8 और Windows 8.1 का मतलब कि सक्सेस के बाद जो उसका बेस्ट मेन फीचर्स जो है वो Windows 10 में डाला गया है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट Microsoft हैज़ एवर मेड। जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं उसमें सबसे पावरफुल ये विंडोज 10 ही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो अभी तक में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 कैन बी पर्सनलाइज फॉर योर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो है वो हम लोग उसको अपने हिसाब से उसको कैसे अपने मतलब पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार, विशेष आवश्यकता के अनुसार उसको कैसे कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। Personalization is the process by which a user customizes a desktop or web-based interface to suit personal preference. Personalization जो है एक प्रोसेस है जो उपयोगकर्ता के द्वारा डेस्कटॉप को अपने हिसाब से या वेब बेस्ड इंटरफेस को अपने हिसाब से उसको कैसे कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उस वही एक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है। Personalization includes your accounts, theme settings, desktop backgrounds, color and appearance, sound, screensaver settings, desktop icon settings, mouse pointers, notification area icons and system icons। इसमें जो है पर्सनलाइजेशन में जो हम लोग बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे थीम सेटिंग, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कलर चेंजिंग, जो भी मतलब स्क्रीन सेवर सेटिंग वो भी हम लोग उसमें अपना चाहे अपने हिसाब से, माउस पॉइंटर, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग या आइकन्स के सेट सिस्टम को कैसे भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। द ब्यूटी ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डैट इट लेट्स यू पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज योर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस टू क्वाइट ए बिग डिग्री। जो विंडोज 10 की विशेषता है कि वो हम लोग कंप्यूटर को अपने अनुभव के अनुसार अपने मतलब कि अपने हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों को। विंडोज 10 गोज़ फर्दर बाय मेकिंग थिंग्स एवर ईजियर फॉर यू। जो है हम लोग को प्रोग्राम जो भी है या जो भी है हम लोग का सिस्टम है वो हम लोग अपने हिसाब से उसको आसान बनाने के लिए उसको हमेशा उसमें विंडोज 10 में हमारी वो मदद करता है। विंडोज 10 जो है
अब विंडो 10 को हम लोग कैसे पर्सनलाइज करेंगे, यहाँ प्रोसेस दिया गया है। टू पर्सनलाइज योर विंडोज 10 टू एक्सपीरियंस यू विल हैव टू ओपन सेटिंग। सबसे पहले हम लोग को एक सेटिंग ओपन करना है। टू ओपन द विंडो 10 सेटिंग ऐप, जब हम लोग विंडो 10 ऐप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे, द टास्क बार सर्च, टास्क बार पे जब हम लोग सर्च करेंगे सेटिंग को, तो वहाँ पे सेटिंग ऐप आएगा, तो उसको हम लोग ओपन करेंगे तो एक विंडो खुलेगा विंडो सेटिंग का। इस यहाँ से हम लोग जो है ये एक विंडो ओपन होगा। यहाँ से जो है हम लोग बहुत सारे जैसे सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, अकाउंट्स, थीम, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पैनल में से ये पैनल जो ओपन होगा उसमें से हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके उसके बाद उसको हम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को कैसे हम लोग फिर अपने हिसाब से चेंज करेंगे। द स्टार्ट मेन्यू इज़ द सेंट्रल हब फॉर एवरीथिंग इन विंडो 10। विंडो 10 में जो है स्टार्ट मेन्यू है एक मुख्य केंद्र है, जहाँ से हम लोग जो भी है वो अपने जो भी प्रोग्राम हम लोग का ओपन होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू टू मेक इट फिट योर पर्सनल स्टाइल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग स्टार्ट मेन्यू को अलग अलग तरीक़ों से अपना अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें रिसाइजिंग टाइल्स टू चेंजिंग कलर्स एंड इवन पिकिंग अप व्हाट फोल्डर्स यू सी, यानी हर तरह का चेंजिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट मेन्यू के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। अब चेंजिंग द साइज़ ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेन्यू के साइज़ को चेंज करते हैं कि कैसे उसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी उसको छोटा बड़ा मतलब जिस हिसाब से आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू बटन। सबसे पहले जो है स्टार्ट मेन्यू बटन जो लेफ़्ट कॉर्नर में होता है टास्क बार पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। इट्स द विंडो आइकन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। मूव योर कर्सर टू द टॉप एज ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, शो योर कर्सर लुक्स लाइक ए डबल साइडेड एरो। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को मूव करवाएंगे तो इसमें जो हमारा कर्सर जो है वो दोनों साइड से एरो बन जाएगा इस तरह का। उसके बाद है क्लिक एंड ड्रैग अप और डाउन टू रिसाइज द स्टार्ट मेन्यू, और इसको इस जो एरो इस तरह से बन जाएगा डबल साइडेड, तो हम लोग इसको जो है इस एरो को जिस साइड में खींचेंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो उस साइड से क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, और फिर बड़ा से छोटा भी कर सकते हैं। वो क्लिक है, लेट्स को देखिए। इसके बाद ये जो है हमारा स्टार्ट मेन्यू जो वो चेंज हो जाता है साइज उसका। नेक्स्ट पेज, हाउ टू इनेबल फुल स्क्रीन मोड फॉर द स्टार्ट मेन्यू इन विंडो 10। विंडो 10 में जो है वो स्टार्ट मेन्यू हम लोग कैसे फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हैं, कैसे उसका प्रोसेस। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये आपको पता है कि ये आइकन जो इसका आइकन जो है लेफ़्ट कॉर्नर में होता है बॉटम साइड में। क्लिक ऑन सेटिंग्स, जब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ है सेटिंग ऑप्शन आएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन, उसके बाद सेटिंग के बाद हम लोग पर्सनलाइजेशन पे, यहाँ पे देखिए जब इसके विंडो क्लिक करेंगे इस बटन पे तो सेटिंग ओपन होगा। सेटिंग के बाद हम लोग पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द स्विच बिलो द यूज़र, यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन इन हेडिंग। उसके बाद जो है हम लोग जो है यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन हेडिंग पे यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। इसको ऑन, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो है स्टार्ट मेन्यू वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। रीअरेंजिंग टाइल्स को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जो भी ये स्टार्ट मेन्यू जो होता है इसमें दो पेन होते हैं, लेफ़्ट पेन और राइट पेन। तो लेफ़्ट पेन जो होता है वो हमारे सारे प्रोग्राम्स के लिस्ट को दिखाता है, और राइट पेन जो है वो सारे टाइल्स के रूप में हम लोग को शो करता है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। टू मूव ए टाइल सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिज़ायर्ड लोकेशन।
हम लोग उन जो है टाइल पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, मतलब उसको माउस के पॉइंटर को वहाँ पे रखते हुए उसको ड्रैग करके जिस लोकेशन यानी जिस जगह पे ले जाना चाहें वहाँ पे हम लोग उसको मूव करवा सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल को हम लोग कैसे मूव करते हैं। टू मेक ए टाइल बिगर और स्मॉलर, हम लोग टाइल को बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। राइट क्लिक द टाइल पे जो है ये टाइल्स जो हैं इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रीसाइज। यहाँ पे जब हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, उस पर हम लोग रीसाइज पे क्लिक करेंगे, देन चूज़ द डिज़ायर्ड साइज़। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे साइज़ जो लिस्ट एक ओपन होगा, स्मॉल, मीडियम, वाइड और लार्ज। तो हम लोग को जिस साइज़ की आवश्यकता होगी, हम लोग अपना जिस साइज़ का रखना चाहें इन टाइल्स को, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम है, ये वाइड है और ये लार्ज है। तो हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। Students, this is the 6th chapter EVS. The chapter is about aquatic plants and animals. First of all, aquatic. Aquatic होता क्या है? तो एक वर्ड आता है एक्वा। एक्वा मतलब होता है पानी, जल, और इसी से बनता है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक क्या हो गया? जलीय, यानी कि वो एनिमल या प्लांट जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जिनका इकोसिस्टम जो है वो पानी के अंदर होता है, यानी कि जो अपना सारा सर्वाइवल पानी में करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स। अब एक्वेटिक वर्ड को हम लोग कोई और नाम से जानते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हम लोग कैसे जानते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, या इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोफाइट्स। यानी कि जल में पाए जाने वाले, पानी में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं और हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं या फिर मैक्रोफाइट्स भी कहते हैं। एंड डिस्पर्सल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, तो अब पानी में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन हम अभी देखेंगे। लेकिन इनका डिस्पर्सल कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्पर्सल के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम फल खाते हैं, उसके बीज को कहीं फेंक देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वहाँ पर नया प्लांट हो जाता है। चिड़िया या बर्ड्स जो होती हैं वो कोई फ्रूट लेती हैं और खा करके उड़ते हुए कहीं दूर जाकर गिरा देती हैं, तो वो सीड कहीं और पहुँच जाता है और उसके बाद वहाँ पर वो प्लांट निकल आता है। इसी तरीके से कोई फ्रूट अगर पानी में, नदी में गिर जाता है तो उसके वेव से वो बह करके दूर तक चला जाता है और कहीं और किनारे लग जाता है, वहाँ पर प्लांट हो जाता है। हवा से भी बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके फल या बीज जो है वो उड़ करके और दूर तक पहुँच जाते हैं और उसके द्वारा वो पहुँचते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम लोग डिस्पर्सल बोलते हैं, यानी कि वो कैसे पहुँचता है। तो आपके बुक में कुछ दिया हुआ है, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, ग्रेजिंग एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें। द मेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिस्पर्सल, यानी कि प्लांट का डिस्पर्सल जो होता है वो वहाँ की गहराई पर डिपेंड करता है कि पानी में वो कितना गहराई पर है, कितना देर तक वो तैरता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कितना मिलता है, वेव कैसे जाती है, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। अब इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 4 तरह के एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं। एक होता है इमर्जेंट माइक्रोफाइट्स, दूसरा होता है सबमर्ज मैक्रोफाइट्स, तीसरा होता है फ्लोटिंग लीव मैक्रोफाइट्स और चौथा होता है फ्री फ्लोटिंग मैक्रोफाइट्स। तो इमर्जेंट मैक्रोफाइट्स का मतलब होता है इमर्जेंट एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो पानी में माने जिनका जो जैसे ऐसे ये मान लीजिए कि वाटर है तो इनका रूट्स वगैरह जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर रहता है, यानी कि आधा ये डूबे रहते हैं, आधा तैरते रहते हैं और इस तरह से ये मूव भी करते रहते हैं बहुत बार। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट मैक्रोफाइट्स बोलते हैं या इमर्जेंट एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे नाम हैं आपके बुक में, एक नाम है साइप्रस पाइपेरस। साइप्रस पाइपेरस जो है वो एक प्लांट है, आपने नॉर्मली उसको, ये क्योंकि बायोलॉजिकल नेम है तो आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ये एक नाम है द रीड सरकंडा, या आप देखते होंगे
हम लोगों के यहाँ कहीं नदी नाला होता है या पानी होता है, वहाँ पर ऐसे सरगंडे बहुत हो जाते हैं, या फिर आप वो उसको वाटर हाइकिंग का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलकुंभी। तो वो नीचे, उसका बहुत सारा पोर्शन नीचे रहता है, जड़ वगैरह नीचे रहता है और ये ऊपर रहते हैं, और जब वेव बहुत तेज़ी से जाती हैं, लहरें जाती हैं, तो ये कई बार अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाती हैं, यानी कि कहीं और चली जाती हैं, लेकिन उनको न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलते रहता है, यानी कि पानी के नीचे इनको सब कुछ मिल जाता है, इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं, रहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड मैक्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल पानी के नीचे रहता है। अगर ये वाटर है तो ये प्लांट इसके नीचे ही है, ये अगर मान लीजिए कि लेयर है पानी का, ये वेव है, तो इसके नीचे ही ये प्लांट सर्वाइव करता है, और ये सारा न्यूट्रिएंट्स उसको वहीं मिल जाता है, जिसमें माइरियोफिलम स्पाइकेटम नाम है प्लांट का, वो है। लेकिन एक नॉर्मल नाम आप जानते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रिला। तो ये पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां जो हैं वो ऐसे कटी रहती हैं, उंगली जैसे कटी हुई वैसी रहती हैं। इसकी बनावट इस तरह की होती है कि अगर पानी फ्लो करेगा तो इन फटे हुए पत्तियों के पार्ट से बाहर निकल जाएगा और पानी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा या पत्तियां खराब नहीं होंगी। उसके बाद है थर्ड, फ्लोटिंग लीव्ड मैक्रोफाइट जो होते हैं। तो फ्लोटिंग लीव यानी कि उसका बाकी सारा हिस्सा जो होता है वो पानी के नीचे रहता है और पत्तियां जो हैं वो पानी के ऊपर रहती हैं, और इसका रूट्स वगैरह स्टेम्स वगैरह पानी के नीचे रहता है, यानी कि पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और बाकी उसका हिस्सा नीचे रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लोटस, कमल। तो इसकी पत्तियां पानी के ऊपर रहती हैं। अब इसके बहुत सारे और भी क्वालिटी होती है, फीचर्स होते हैं जो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, कि इसके पत्तियों के ऊपर एक मोमी या परत होती है जिसके चलते ये पत्तियां पानी में सड़ती नहीं हैं और बिल्कुल ये ऊपर की तरफ उठी रहती हैं, ऐसे रहती हैं चूँकि सन फेस्ड हो, क्योंकि पानी जो इस पर आए भी तो इवोपरेट हो जाए और ये पानी इस पर जमा नहीं हो, और ये ऐसी बनावट होती है कि ये पानी में डूब कर भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद है फ्री फ्लोटिंग मैक्रोफाइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग। ये पानी में एकदम तैरते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, वाटर कैबेज, जो एक जलिया जिसको गोभी के रूप में हम मानते हैं, लेकिन वो किसी खाने के काम में नहीं आता है। कैबेज आप मत समझिए कि वो खाने के काम में आता है। तो ये जो है वो 4 तरीके के होते हैं एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में डूब जाते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं, आधा हिस्सा पानी के नीचे रहता है, आधा हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। इसके अलावा वो प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां आराम से तैरती रहती हैं, और वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां तैरती रहती हैं और वो मूव भी करते रहते हैं। तो ये 4 टाइप्स हो गए। अब एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं, जलीय जीव, उनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल्स को भी हम लोग 2 ग्रुप में डालते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन सा ग्रुप होता है? तो एक होता है वर्टिब्रेट और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट, यानी कि वैसे एनिमल जिनमें हैविंग बैकबोन, नो बैकबोन, यानी कि जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम लोग, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। और जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो बहुत बड़े जो बड़े बड़े जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स होते हैं, वो वर्टिब्रेट होते हैं, और जो बहुत छोटे जानवर होते हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है फिश का, यानी कि जल में रहने वाली, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे कि मछली जल की रानी है, तो फिश का आता है। तो ये क्या है? इसकी एक खूबी है, ये कोल्ड ब्लडेड होती है, कोल्ड ब्लडेड। दूसरी खूबी क्या होती है कि ये वर्टिब्रेट होती है, वर्टिब्रेट एनिमल्स। इसकी एक और खूबी होती है
कि हैविंग गिल्स एंड फिन्स। और क्या खूबी होती है? स्ट्रीम्ड लाइन। तो ये चार इसकी चीज़ों को लेके कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि जैसे दो तरह के वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो टेम्परेचर अपने आप को बर्दाश्त करना, बढ़ते टेम्परेचर को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये ठंडे क्षेत्रों में रह सकती हैं, ठंडे पानी में भी रह सकती हैं। दूसरा क्या है कि मछली को अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में एक पतली सी कांटे के, जैसे ये किनारे किनारे कांटा है, तो एक बीच में थोड़ी मोटी सी एक हड्डी होती है। हालांकि वो बहुत कमज़ोर होती है, बहुत मजबूत नहीं होती है, हमारे जैसे नहीं होती है, लेकिन उसके हिसाब से ये काफ़ी है। तो ये एक बीच में हड्डी पाई जाती है, तो इसको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनमें गिल्स होता है और फिन्स होता है। तो जो गिल्स होता है मछली के अंदर यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलफड़ बोलते हैं, ये पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में उनको मदद करती है। इसलिए मछली पानी में भी घुले हुए ऑक्सीजन को सांस में ले लेती है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम लोग पानी में डूब जाएं तो वो पानी हमारे फेफड़े में आ जाएगा और फिर हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन मछली क्या करती है कि मुंह से पानी लेती है और गिल से बाहर निकालती है, जिसके चलते क्या होता है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। और फिन्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, ये उनको तैरने में मदद करती है। इसके अलावा ये स्ट्रीम्ड लाइन, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीम्ड लाइन होता है। स्ट्रीम्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि आगे और पीछे पतला और बीच में मोटा। इससे क्या होता है कि पानी का प्रेशर इन पर कम पड़ता है और ये आसानी से पानी को चीर करके आगे की तरफ निकल जाती हैं। जैसे आप नाव को बनाते हैं, स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी का प्रेशर बहुत चौड़ा आगे का बॉडी रहेगा, तो पानी का प्रेशर उसके ऊपर आएगा और नाव बहुत तेज़ी से पानी को चीर के आगे नहीं जा पाएगा। तो मछली का भी स्ट्रक्चर या जितने भी नाव जहाज अगर आप देखते हैं आगे पतला बना दिया जाता है, क्योंकि पानी का उस पर प्रेशर कम पड़े और वो आसानी से चीर करके निकल जाए। उसके बाद दूसरा है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। क्रस्टेशियन। तो ये आमतौर पर जो है ये कई पैरों वाले होते हैं और इसको हम लोग आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, यानी कि इनके जो पैर होते हैं इनकी आमतौर पर जो संख्या होती है वो 8 के आसपास होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? केकड़ा। ये भी पानी में रहते हैं, लेकिन आमतौर पर पानी के अंदर जो कीचड़ होता है या मिट्टी होती है उसके अंदर ये रहते हैं। इनमें वो फिन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये मतलब तैरने के लिए ये लायक नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो पैर होते हैं वो इनके चलने में मदद करते हैं। इसके बाद थर्ड है, इसके अलावा इसमें और भी आते हैं, लॉबस्टर आता है, श्रिम्प्स आते हैं, ये सब इसी ग्रुप के एनिमल होते हैं। इसके बाद थर्ड है वाटर बर्ड्स। तो जैसे डक, पेंगुइन। तो इनकी बनावट जो होती है क्या होती है कि इनके जो है दो चीजें इनकी खास होती हैं। इनका जो चोंच होता है वो ऐसे होता है, इस तरह से चपटा, ताकि जब ये शिकार को, मछली को पकड़े तो दोनों से ऐसे बराबर इसको ऐसे दबा दे और वो मछली या कोई भी जो एक्वेटिक जो एनिमल है इनके चोंच से निकल के बाहर नहीं जा पाए। तो चोंच इनका चपटा होता है, इसलिए इजीली चिमटे के जैसे किसी चीज़ को, किसी भी जो उनका शिकार होता है उसको दबा लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इनके जो पैर होते हैं उस पैर में यहाँ देखेंगे कि वेव्स, जाले बने रहते हैं, मतलब ये जाला रहता है ये। तो आप देखते होंगे कि जैसे आप टेलीविज़न वगैरह में देखते हैं कि जब बहुत सारे तैराक जब पानी में उतरते हैं तो एक विशेष तरह का सूट पहनते हैं और उनके पैर के ऊपर भी लंबा सा एकदम जूता जैसा बना रहता है, पतला, जो कि पानी में उनको तैरने में मदद करता है। तो ये जो वेव्स होते हैं ये उनको तैरने में, पानी में आसानी से मदद करते हैं और उनके पैर पानी में डूबते नहीं हैं।
इसलिए ये पानी में भी जा करके अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। उसके बाद थर्ड है एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में क्या होती है कि ये भी वर्टेब्रेट होते हैं। दूसरा कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और क्या होता है इनका कि ये इनमें लंग होता है। और इसकी खूबी क्या होती है कि दे कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन अर्थ, यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उभयचर, मतलब यानी कि जो पानी और जमीन दोनों में रह सके। जैसे कौन कौन हो गया, फ्रॉग। आप देखते होंगे कि फ्रॉग जो है वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी आ जाते हैं। टोड्स। तो ये आपके एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद है सी मैमल्स। मुझे लगता है आप लोग समझ लिए होंगे। द नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5। The fifth is sea मैमल। अब ये मैमल्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। मैमल्स स्तनधारी जीव, यानी कि वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स। तो इसमें कौन कौन आ गया, वेल्स। साइंटिफिक नाम भी आपका दिया हुआ है, सी काऊ, सील्स। ये सारे जो है वो क्या है कि ये आमतौर पर थोड़ा सा पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये पानी में रहते हैं और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। ऐसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, सी मैमल्स बोलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे एक्टिविटीज पर। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उन सब का अपना इम्पोर्टेंस है, उन सब की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ये जलीय जीव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और एक तो ये एक दूसरे को फूड चेन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करने में और उनके पॉल्यूशन को भी बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन आजकल जो है हमारी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इतनी ज़्यादा है कि पॉल्यूशन का रेट बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते नदियों में पाए जाने वाले, समंदर में पाए जाने वाले जीव मारे जाते हैं या मर रहे हैं, या फिर हमारे जो शिकार की जो आदत है उससे भी ये जीव मारे जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना होगा। मोर देन 80% ऑफ मैरीन पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि जो ज़मीन पर लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उसके चलते वो सारा जैसे नदियाँ पॉल्यूट होती हैं, कारखाने का गंदा पानी जाता है नदियों में और नदियों के द्वारा वो पानी जाता है समंदर में, फिर वो समंदर के पानी को भी पॉल्यूट करता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वो इकोसिस्टम खराब हो रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम कोरल ब्लीचिंग टू सी लेवल राइज entire marine ecosystem are rapidly changing. We should change our habits of polluting water. अगर हम इस तरह से अपने हैबिट को बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो समुद्री जीव हैं और समुद्री जो पौधे हैं इनके ऊपर भी बड़ा ही इसका गहरा असर पड़ेगा, उल्टा असर पड़ेगा, और फिर हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा और इसका असर अल्टीमेटली हमें भोगना पड़ेगा। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, ऐसी ऐसी परेशानियाँ आएंगी जिसको हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि गलतियाँ हमने की हैं और भोगना भी हमें पड़ेगा। इसलिए इसको देखना पड़ेगा और उनके साथ भी हमें फ्रेंडली एटीट्यूड अप्रोच बनाना होगा। फिर इसका क्वेश्चन वगैरह जो है वो नोट्स में रहेगा, आप इसको स्कूल से ले सकते हैं।